ये बड़ी खबरें आ रही हैं, उस पर चर्चा करूंगी। ईरानी संसद की वेबसाइट हैक हो गई है। ईरान के 600 सर्वर पर साइबर अटैक को लेकर यह खबर है। साइबर अटैक से कई अहम डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं। पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैकिंग ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। तो ईरान पर साइबर अटैक, बड़ी खबर की और इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां ईरानी संसद की वेबसाइट पर साइबर अटैक को लेकर खबर सामने आई है और ईरानी संसद के अलावा अन्य सरकारी वेबसाइट्स भी हैक हुई हैं। आपको बता दें, ईरान के ही 600 सर्वर पर साइबर हमला हुआ है। टेलीग्राम पर ईरानी दस्तावेज लीक किए गए हैं। पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े ग्रुप ने हैकिंग की जिम्मेदारी भी ली है और ईरान में चुनाव से सिर्फ 3 हफ्ते पहले साइबर अटैक को लेकर ये खबर सामने आई है। विनोद सर, अब मैं आपके पास इसी पॉसिबिलिटी, ये जो डायरेक्ट स्ट्राइक की जा रही है, क्या इसे माना जाए? ईरान स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स पर अटैक के दावे तो फरवरी के पहले हफ्ते में ही कर दिए गए थे। यूएस ने बाकायदा इस बात को लेकर अनाउंस कर दिया था। लेकिन अब कितना दूर तक जाएगा यूएस, जिस लिहाज से अटैक किए जा रहे हैं? क्या अब डायरेक्ट ईरान पर अटैक होगा? नहीं, देखिए सुरभि जी, तरह तरह के वॉरफेयर हैं और ये मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूं। एक फिजिकल वॉरफेयर के अलावा इकोनॉमिक वॉरफेयर है और जो आपने अभी अभी चलाया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर। ये तीनों वॉरफेयर तो ये दोनों कंट्रीज के बीच में और नेटो के बीच में तो चल ही रहा है। exactly. ये अभी से नहीं, यूक्रेन वॉर शुरू होने से पहले से ही शुरू हो चुका है। लेकिन आपका जो सीधा जो सटीक सवाल है, उसका मेरा सटीक जवाब मेरे पीछे है। ये आप देख रहे हैं, अभी जस्ट चैनल पे आने से पहले मैं ये न्यूज पढ़ रहा था इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज पे। ये ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट ऑलरेडी कर लिया है और जो आप मेरे पीछे ठीक पीछे जो देख रहे हैं, ये बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने लॉन्च किया है, जहां तक मेरा अनुमान है, एक कार्गो शिप से। तो इसका मतलब कार्गो शिप भी अभी एक वॉरशिप के रूप में तब्दीली अगर हो चुका है, तो नेवल वॉरफेयर का डायमेंशन पूरी दुनिया में सुरभि जी बदल जाएगा। इस वॉर में ही नहीं, पूरी दुनिया में बदल जाएगा। हर शिप के ऊपर अभी एक वॉरशिप का ठप्पा लग जाएगा और पूरी वॉरफेयर की जो परिभाषा बदल जाएगी। और जो कि ये लोग बैलिस्टिक मिसाइल सुरभि जी मूव कर चुके हैं, तो एक और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च का जो शॉट है मेरे पीछे। सर, ये जो आप शॉट दिखा रहे हैं वही मेरी अगली खबर है। हालांकि उसकी कैपेबिलिटी पर तो मैं सवाल नहीं करूंगी, लेकिन उसकी टाइमिंग पर अगला सवाल मेरा जरूर होगा, क्योंकि अगर ऐसे टाइम में ये ड्रिल की जाती है तो जाहिर सी बात है ये एक डायरेक्ट मैसेज है। मैं जल्द आपके पास इसी खबर के साथ आती हूं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में युद्ध के लिए तैयार है ईरान, क्योंकि ईरान ने घातक मिसाइल ताकत दिखाई है। वॉर ड्रिल के दौरान मिसाइल दागी गई है, जिसका हमारे साथ एक्सपर्ट भी चर्चा कर रहे थे, और हजारों मिसाइल से भरी वॉरशिप से हमला, लंबी दूरी की मिसाइलों की ताकत का यह प्रदर्शन देखिए। तो इजराइल को ईरान की हमले की चेतावनी, जहां ईरान ने दागी घातक बैलिस्टिक मिसाइल और वॉरशिप से लॉन्ग रेंज मिसाइल लॉन्च की गई है। इजरायली बेस के सिमुलेशन पर हमला और मिसाइल्स ने तय की 750 किलोमीटर की दूरी। युद्ध के लिए क्या तैयार है ईरान? ईरान ने मिसाइल लॉन्च कर क्या ये चेतावनी दी है? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि वॉरशिप से लॉन्ग रेंज मिसाइल की लॉन्चिंग को लेकर खबर आई। हजारों मिसाइल से लैस कंटेनर शिप से लॉन्चिंग। और आपको इस बीच ये भी बता दें, मिसाइल ने 750 किलोमीटर की दूरी तय की है। इजरायली पालमाशिम बेस के सिमुलेशन पर हमला किया गया और नेतन्याहू ने इसी बेस से ईरान को चेतावनी भी दी थी। हालांकि इजरायली बेस में कई F-35 लड़ाकू विमान भी मौजूद हैं। अब विनोद सर, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ईरान जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल की बात करता है, तो अपनी कैपेबिलिटी का प्रदर्शन तो वो पहले ही कर चुका है कि उसके पास इस तरीके की रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें पूरे मिडिल ईस्ट पर वो कहीं भी वार कर सकता है, इंक्लूडेड इजराइल। बिल्कुल। सो आपका जो सुरभि जी जो पिछला सवाल है और ये जो न्यूज है और सवाल है, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। और मेरा आपसे भी दर्शकों से भी यही सवाल है। क्या एक भारतीय होने के नाते मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या इस तरह की हरकत अगर पाकिस्तान करेगा तो क्या हम चुप बैठेंगे? ये मेरा सवाल है। तो आप जैसे आप स्क्रीन में चल रहा है, देखिए ये जितनी मिसाइल ईरान दाग सकता है, और ये इट इज एन ओपन सीक्रेट कि उनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वारंट आ चुका है। दुनिया को 6 या 7 बार तबाह करने की क्षमता रखता है आज के तारीख में ईरान।
ऑफिशियली अभी तक शायद पुष्टि नहीं की हो इस बात की। Exactly. लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल का अपने आप में टेस्टिंग अपने आप में होना, ये इस्फहान के कई इलाके के आसपास है ये जो फैसिलिटी है, राइट। क्या नेटो, यूएस या यूनाइटेड नेशन के जो फोर्सेस हैं ये इनके ऊपर नकेल नहीं करना चाहिए, या फिर इसी तरह इसको आगे लेकर जाकर के पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर में के चपेट में लाना चाहिए? ये मेरा सवाल है। बिल्कुल, तो इसके ऊपर अंकुश लगाना बहुत बहुत जरूरी है। कूटनीति से शुरू करें, फिर मिलिट्री एक्शन तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है बहुत तबाही दोनों तरफ हो जाए। बिल्कुल सर, समझिए आपकी बात। लेकिन सुधाकर सर, एक शॉर्ट रिएक्शन इस पर मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि आगे मैं अगली बड़ी खबरों का रुख करने से पहले बस यही सवाल कर रही हूं कि इस लिहाज से अटैक, काउंटर अटैक और ये जो टाइमिंग है, क्या इज इट गेटिंग डायरेक्टली अमेरिका वर्सेस ईरान नाउ? एब्सोल्युटली सुरभि, देखिए यूक्रेन रूस लड़ाई के साथ अगर आप तुलना करते हैं, वहाँ पे प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ है रशिया के खिलाफ। नॉर्दर्न अलायंस या आप वेस्टर्न अलायंस और रशिया के बीच में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे है हुतीज है प्रॉक्सीज, बट ये डायरेक्टली यूके और यूएसए के जो स्टैंड ऑफ अटैक पॉइंट टेकन सर। सुधाकर सर, अगर आप ये तस्वीरें भी देख रहे हो, क्योंकि ये जो ड्रिल की गई है उसमें ये भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से वॉरशिप से लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को लॉन्च किया गया है, एंड दैट्स वेरी क्रूशियल। एब्सोल्युटली, कार्गो शिप में मिसाइल। या ये बिल्कुल सही पॉइंट आप रेज कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि एस्केलेटरी मैट्रिक्स जो है काफी सेंसिटिव हो जाता है। Exactly. तो ये ईरान के खिलाफ लड़ाई शुरू होने का काफी अंदेशा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सूझबूझ से काम आगे लेना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन ईयर है। जो बाइडेन का स्थिति सबको मालूम है क्या है, ऋषि सुनाक को भी पता है, और वेस्ट एशिया में जो आज के दिन में जो स्थिति है, ये अगर काबू में नहीं लेंगे तो ये हाथ के बाहर जा सकता है, बड़ा खतरा साबित हो सकता है। बैक टू यू। और हमास के साथ लगातार खड़ा ईरान। एक और बड़ी खबर का इस बीच रुख कर रहे हैं, जहां हमास चीफ इस्माइल हानिया से मिले ईरानी विदेश मंत्री। और बता दें, कतर की राजधानी दोहा में मुलाकात को लेकर खबर आई है। हानिया ने अब्दुल्लाहियान की अगवानी भी की है। राफा में इजरायली हमलों पर यह बातचीत हुई है सोर्सेस के हवाले से। हालांकि इसको लेकर, इस मुलाकात को लेकर बड़ी खबरें मिल रही हैं। तो हमास चीफ हानिया और राजधानी दोहा में हुई ये मुलाकात। तो अगला टारगेट ईरान, इसको लेकर हमने किया सवाल। लेकिन सिनवार का खेल खत्म, ऐसा क्यों कह रहे हैं? कुछ तस्वीरें अब एक खास रिपोर्ट के जरिए आपके सामने रखेंगे, क्योंकि जंग के बीच पहली बार दिखा हमास लीडर याना सिनवार। बड़ी खबर, टनल में परिवार के साथ नजर आया सिनवार। और आईडीएफ ने जिस तरीके से सिनवार का ये वीडियो जारी किया है, बता दे पहला वीडियो आईडीएफ ने याना सिनवार का ये जारी किया है, जहां अपने बच्चों के साथ भागता हुआ सिनवार नजर आ रहा है, अपने परिवार के लोगों के साथ भागता हुआ नजर आ रहा है। और याना सिनवार के हाथ में एक संदिग्ध बैग भी है। इस टनल नेटवर्क को देखते हुए याना सिनवार की यहां अपने परिवार के साथ मौजूदगी और यहां से जाते हुए अपना ये जो वीडियो देखा है, इसकी तस्वीरें आपके सामने। और साथ ही देखिए जो खबर सामने आई है कि किस तरीके से टनल में नजर आया, पहली बार सामने आया सिनवार का ये वीडियो। और खान यूनिस में ही टनल के अंदर सिनवार दिखा है। आपको बता दें कि पहली बार ये वीडियो सामने आया है जहां खान यूनिस में टनल के अंदर सिनवार दिखा। पत्नी और 3 बच्चों के साथ टनल से जाता हुआ सिनवार दिखा है। और सिनवार के हाथ में एक संदिग्ध बैग भी नजर आ रहा है। और आईडीएफ दावा क्या कर रही है, ये जान लीजिए। आईडीएफ का दावा यह है कि जल्दी सिनवार इजरायली कब्जे में होगा। आईडीएफ का दावा यह भी है कि जिंदा या मुर्दा सिनवार को पकड़ लेंगे। अब याना सिनवार के कमरे तक पहुंची आईडीएफ। एक और बड़ी खबर, जहां टनल के अंदर सिनवार का ये पूरा जो नेक्सस है, उसमें इस कमरे की तस्वीरें भी जारी की गई हैं। सिनवार कमरे के साथ अटैच किचन और साथ ही जितनी तमाम तरह की फैसिलिटीज यहां पर थी, वो इन तस्वीरों के जरिए दावे किए जा रहे हैं। और करोड़ों का कैश भी यहां सिनवार के कमरे से कैसे बरामद हुआ, उसकी तस्वीर देखिए। हालांकि ये उसका किचन एरिया नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। और सिनवार के कमरे की भी तस्वीरें बाकायदा जारी कर ये दिखाया गया, बताया गया और दावा किया गया कि कैसे महंगे परफ्यूम्स की बॉटल्स और कैश यहां पर बरामद किया गया है। 2 तस्वीरें एक साथ अब आपके सामने होंगी। एक तरफ देखिए किस तरीके से ये वीडियो आईडीएफ की तरफ से जारी किया गया, जिसमें टनल में अपने परिवार, बच्चों के साथ जाता हुआ
सिनवार नजर आया और इसी टनल नेक्सस को खंगालते हुए जिस तरीके से सिनवार के उन तमाम ठिकानों तक आईडीएफ पहुंचने का दावा कर रही है, उसकी दूसरी तस्वीर जहां देखिए सिनवार की इस टनल से क्या कुछ बरामद किया जा चुका है। और इसी बिना पर आईडीएफ दावा कर रहा है कि सिनवार का खेल खत्म। खबर यही है कि सिनवार के पास गिनती के दिन बचे हैं और इसी को लेकर आईडीएफ कर रही है दावा। बुज़दिल की तरह भाग रहा है सिनवार, जल्द खत्म होंगे हमास के लीडर्स। आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हगारी का यह ऐलान, बंधकों और गाजा को हमास से मुक्त करेंगे। और सिनवार के करीबियों तक पहुंची इजरायली सेना। एक और खबर यह कि आईडीएफ की हिरासत में सिनवार के रिश्तेदार हैं। हमास के सीनियर कमांडर तक आईडीएफ पहुंच चुकी है। हमास के ही राफा ब्रिगेड के लीडर की गिरफ्तारी को लेकर खबर आई। सुधाकर सर, एक सवाल इसी बात को लेकर, ये जो प्रोजेक्शन की जा रही है, जाहिर सी बात है चुनौती बंधकों तक पहुंचना और हमास लीडर्स के खात्मा अभी भी आईडीएफ के लिए थी, लेकिन क्या ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है इन तस्वीरों के जरिए जिसमें कथित तौर पर यही दावा कि ये सिनवार है जो टनल से भाग रहा है? ये बिल्कुल, क्योंकि इस किस्म की लड़ाई में ये हाइब्रिड वॉरफेयर है। एक तरफ कन्वेंशनल अटैक चल रहा है आईडीएफ की तरफ से और हमास की तरफ से आप नॉन कन्वेंशनल या नॉन स्टेट एक्टिव की लड़ाई है। तो इस किस्म की लड़ाई में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर काफ़ी पहलू और काफ़ी महत्व रखता है। तो मैं तो ये सोचूंगा कि जितना आपके सामने आ रहा है, जितने खबर आ रहे हैं, काफ़ी हद तक ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का अंश हो सकता है और काफ़ी हद तक सच्चाई हो सकता है, काफ़ी हद तक गलत भी हो सकता है। तो इसलिए अभी ये कहना बहुत मुश्किल होगा। थोड़ा सा वेट करके अगर हम उसको असेसमेंट करें तो सही निकलेगा। लेकिन मेरा खुद का पर्सनल विचार है, आईडीएफ का काफ़ी सब्सटेंटिव, मेरे जो जान पहचान दोस्त हैं इनके तरफ से जो मैसेजेस आ रहा है, आईडीएफ की काफ़ी प्रोग्रेस है। आपको जो न्यूज़, आपको जो ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स दे रहे हैं, ये काफ़ी हद तक सच है। तो ये सिनवार के जो आप कह रहे हैं, बहुत जल्दी ये अरेस्ट होने वाले हैं या न्यूट्रलाइज होने जा रहे हैं। इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन सेंटर का एक नर्व सेंटर है। ये नर्व सेंटर तक अगर आईडीएफ पहुंच जाता है, आप ये मान के चलिए 560 किलोमीटर का जो टनल था, तो टनल का यही से सारे फैन आउट होता है। यहाँ अगर ये पकड़ आ जाता है आईडीएफ के हाथ के नीचे, तो काफी हद तक आप मान के चलिए 75 to 85% सक्सेस इनके हाथ में होगा। बैक टू सुरभि। बिल्कुल सर। तो जिस तरीके से लगातार इस टनल नेक्सस को आईडीएफ अभी तक तबाह कर रहा है, उसके बाद ये पहली बार तस्वीरें जारी की गई हैं जिनमें सिनवार के खेल खत्म के किए जा रहे हैं दावे। लेकिन अब ब्लैक सी दैला, पुतिन लेंगे बदला, ये इस वक्त का बड़ा सवाल क्यों? इस बारे में भी खबर आपके सामने, लेकिन उससे पहले क्रूज मिसाइलों से थर्राया जापान सागर। आपको बता दें, नॉर्थ कोरिया ने दागी कई क्रूज मिसाइल और साउथ कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ये दावा। अलर्ट मोड पर जापान और साउथ कोरिया। 2024 में अब तक का ये 5वां मिसाइल परीक्षण है। नॉर्थ कोरिया की बारूदी तैयारी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको बता दें, एक टाइमलाइन अब आपके सामने रखेंगे जहां देखिए 14 फरवरी को नॉर्थ कोरिया ने जापान सी में दागी क्रूज मिसाइल को लेकर ये खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले 11 फरवरी एमएलआरएस से बैलिस्टिक कंट्रोल सिस्टम के टेस्ट को लेकर खबर आई। 7 फरवरी पनडुब्बी से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइल का परीक्षण हुआ। इससे पहले 17 जनवरी सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल SLCM का टेस्ट किया गया। 14 जनवरी को ही सॉलिड फ्यूल हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण को लेकर खबर आई। 2024 में अब तक 5 अलग अलग मिसाइलों का परीक्षण हो चुका है। 2023 में कुल मिसाइल टेस्ट, करीब 100 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। अब विनोद सर, इसी सवाल के साथ मैं इस पर जवाब चाहूंगी, जहां हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ 2024 में ही 5 अलग अलग मिसाइलों के परीक्षण के दावे किए जा चुके हैं। बिल्कुल सुरभि जी, आप मेरे पीछे देखेंगे तो जो लेटेस्ट परीक्षण का मैंने शॉट लगाया हुआ है। लेकिन आप अगर हो सके इस न्यूज में या अगले में नॉर्थ कोरिया का पोजीशन को साउथ कोरिया और जापान के पोजीशन के साथ मैप में अगर देखते हैं तो परीक्षण करने के लिए नॉर्थ कोरिया के पास कुछ खास रास्ता बचा नहीं है सिवाय इन देशों के ऊपर से परीक्षण करने का। तो एक
इनको क्या बोलते हैं, एक लेजिटिमेट तरीके से भी हमें देखना चाहिए। ये बात अलग है कि आदमी खुद एक क्या बोल सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, बट खुद ही एक पागल किस्म का आदमी है। कभी भी कोई भी बटन कब दबा देगा किसी को कोई आइडिया नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर सकते। और एसएलसीएम सुरभि जी बहुत खतरनाक है। एसएलसीएम के साथ कहीं भी वो सरफेस हो करके किसी भी स्टेट को मार सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स के किसी भी शहर को तबाह कर सकता है। और यही नॉर्थ कोरिया करता आया है, अपनी बारूदी तैयारी को देखते हुए लगातार तस्वीरें जारी करता है। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां नेटो पर हमला कर सकता है रूस और नेटो से जंग की तैयारी रूस कर रहा है। बड़ी खबर, बाल्टिक देश एस्टोनिया ने किया बहुत बड़ा दावा। पूर्वी सीमा पर सैनिकों की तादाद रूस बढ़ा रहा है। यूक्रेन के बाद रूस के टारगेट पर नेटो देश है। तो नेटो से जंग की तैयारी को लेकर ये जो बड़ी खबर आई है, उसमें ये क्यों कह रहे हैं हम कि 10 साल रूस वर्सेस नेटो, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त का इसलिए क्योंकि इस दावे के मुताबिक 2034 से पहले रूस और नेटो के बीच महायुद्ध छिड़ सकता है। साथ ही दावा ये कि एस्टोनिया ने 10 साल के अंदर नेटो से जंग की आशंका जताई है। और इंपॉर्टेंट इसमें यह भी है कि रूस से जंग पर एस्टोनियन खुफिया चीफ काउपो रोसन की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं। और इस दावे के तहत देखिए, ये सभी रूस से जंग की आशंका जता चुके हैं। कौन? एस्टोनिया, जर्मनी, लातविया, लिथुआनिया और नेटो महासचिव। तो ये जो इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखी है, ये सभी रूस से जंग की आशंका जता चुके हैं। उस लिहाज से ये समझे कि आखिर किस तरीके से सिचुएशंस और इग्नाइट होते हुए बड़े दावे कर रहे हैं कि अब नेटो से सीधी जंग की तैयारी रूस कर रहा है। वहीं रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर हमले को लेकर एक खबर है, सामने आया रूसी शिप पर हमले का नया वीडियो। रूसी शिप सेज़रकोनिकोव पर हमले का यह वीडियो देखेगा। ड्रोन बोट माहवारा से हमले का यह वीडियो। रूसी शिप से टकराया माहवारा ड्रोन बोट। इंटेलिजेंस की तरफ से दावा यह कि डूब गया कोनिकोव शिप। तो रूस पर बड़े हमले को लेकर इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि रूसी लैंडिंग शिप पर यूक्रेन का यह हमला है। रूसी शिप सेज़रकोनिकोव पर अटैक हुआ है और 2024 में दूसरी बार ब्लैक सी फ्लीट पर अटैक को लेकर खबर आई है। अब तक 29 रूसी वॉरशिप को नुकसान पहुंचाने का दावा किया जा चुका है। तो रूसी शिप पर यूक्रेनी कहर को लेकर एक टाइमलाइन इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने, जहां आपको बता दूं 1 फरवरी 2024 ब्लैक सी में रूस की इवानोविट्स जहाज को तबाह करने का दावा किया गया। ये आज की खबर आपने देखी है, 14 फरवरी 2024, जब आपको बता रहे हैं किस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही 1 फरवरी 2024 में भी किस तरीके से जहाज को तबाह करने का दावा किया गया। इससे पहले नवंबर 2023 को खबर आई थी कि मिसाइल कॉर्वेट ऑस्कॉल को सेवा में आने से पहले ही तबाह करने का दावा किया जा चुका है। 2022 में 26 दिसंबर को खबर आई कि लैंडिंग ट्रूप्स नोवोरोसिस्क पर भी हमला करते हुए इसे शिप को तबाह कर दिया गया है। अक्टूबर 2022 में भी रोपुचा क्लास के आपको बता दें लैंडिंग पोत को तबाह करने का दावा किया गया था। तो ब्लैक सी फ्लीट पर हमले से गुस्से में है पुतिन, और जिस तरीके से हमलों की ये टाइमलाइन आपके सामने रखी है, आपको बता दें पुतिन ने अब इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। यूक्रेन पर बड़ा हमला रूस कर सकता है और रूसी शिप पर हमले के बदले की ये तैयारी है। सुधाकर सर, अब इग्नाइट एग्रीवेट होती इस सिचुएशन में नेटो पर हमले की तैयारी में रूस, रूसी शिप पर हमले का बदला लेने की तैयारी में रूस। बिल्कुल सुरभि, लेकिन इट इज टू प्रीमेच्योर। मुझे नहीं लगता है कि पुतिन साहब इतना एक खतरनाक डिसीजन लेंगे। नाटो के खिलाफ अगर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन उनका शुरू होता है तो आप मान के चलिए, जिसके बारे में पिछले 2 साल से ज्यादा हम चर्चा करते आ रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 वो शुरू हो जाएगा। पुतिन इतने नाजुक और इतना सुस्त कमांडर नहीं है। एक एक्स आर्मी कर्नल साहब होने के नाते उनको सारे चीज़ों की इम्प्लीकेशंस पता है। और पर्टिकुलरली ये जो लड़ाई हो रही है यूक्रेन के खिलाफ नहीं है, ये हो रहा है वेस्टर्न अलायंसेस, पर्टिकुलरली यूएसए 170 बिलियन डॉलर अभी यूक्रेन को एड दे चुका है लड़ाई के लिए। और अभी लेटेस्ट है 95 बिलियन डॉलर, जिसमें से 64 जा रहा है यूक्रेन में और 11 या 10 बिलियन डॉलर जा रहे हैं इजराइल में। ये मालूम है कि रशिया के खिलाफ यूक्रेन किसी भी हालत में ये लड़ाई जीत नहीं सकता है। रशिया के हाथ में जो है कैप्चर है लैंड, वो रहेगा। तो इसीलिए मेरे को कभी कभी हैरान होता है ये जब सोचता हूँ कि इस
किस्म की जो लड़ाई है 2 साल से ज्यादा ये हो गया है, अभी भी क्यों इसके ऊपर सोच विचार करके सीज फायर क्यों नहीं करते हैं? अलग अलग फ्रंट खोलते जा रहा है। Right. किस किस्म की सुपर पावर और किस किस्म की लीडरशिप एक सुपर पावर का दिखाया जा रहा है। विश्व में रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के बारे में अगर हम बात करते जी। हैं तो पहला हमें कोई प्रैक्टिकल अप्रोच लेके ये सेंट्रल यूरोप में यूक्रेन रशिया लड़ाई को जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी उसको सीज फायर करना एक मुमकिन होना चाहिए। और उसके लेकिन लिए क्या कदम ऐसा उठाना मुमकिन होता हुआ आने वाले वक्त में नजर आ रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच अवदिव्का में यूक्रेन के बड़े हमले को लेकर खबर, जहां रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और असॉल्ट ब्रिगेड ने कोहराम मचाया है। रूसी सेना को भारी नुकसान का दावा। Нахуй, сука, на, блядь! अवदिव्का में रूसी बमबारी को लेकर भी तस्वीरें अब आपके सामने